बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने फैमिली का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यही वीज़ा जब आपके मुल्क में जाके आपने पेमेंट जमा करवा दी फिर रिजेक्ट हुआ तो लाखों रुपए का नुकसान है। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स पे कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपने वीज़ा अप्रूव करवा लिया फिर अपने मुल्क में स्टैंप करवाने जाते हैं तो वहां पे अगर आपकी छोटी सी भी मिस्टेक है, आपकी फीस भी ज़ाया हो जाएगी, आपका वीज़ा भी ज़ाया हो जाएगा। तो आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है और एक एक स्टेप आपने देखना है कि किस तरह आपने इन मिस्टेक से बचना है और आपने अपने लाखों रुपए बचाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया के अंदर वीज़ा अप्लाई करते हुए कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी। सबसे पहली जो गलती है वो इकामा की वैलिडिटी की है। बहुत सारे लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका इकामा वैलिड होता है 25 दिन 30 दिन, और जब अप्लाई कर दिया तो आपकी रिक्वेस्ट चली गई, हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट 8-10 दिन 15 दिन पेंडिंग में चली जाए, यानी 15 दिन तक अगर अप्रूवल नहीं आई, 15 दिन बाद अगर सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया या मैनुअली आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू किया गया तो दूसरी तरफ आपका जो इकामा था टोटल 10 या 15 दिन बाकी था। इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपने कोशिश यही करनी है कि आपका जो वीज़ा है जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इकामा महीना से ज़्यादा होना चाहिए। 40 दिन 50 दिन या 60 दिन हो तो बहुत बेहतर है, इसलिए इकामा वैलिडिटी का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और आपका इकामा 1 महीना बाकी था, 10 दिन बाद आपकी अप्रूवल आ गई, फिर आपके पास बचे 20 दिन। 20 दिन के अंदर आपने अपने मुल्क के अंदर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी 5 दिन बाद की, यानी पीछे आपका इकामा बचा 15 दिन। आपने वीज़ा अपने मुल्क में सबमिट किया, फिर जब ताशीर ऑफिस से एम्बेसी को वीज़ा जाएगा 2-3 दिन उसमें गुजर जाएंगे, टोटल आपका इकामा 10-12 दिन जाके बचेगा। तो इस सूरत में भी आपके जो वीज़ा है उसकी रिजेक्शन के चांसेस हैं। इस वजह से आपने इकामा की वैलिडिटी का लिहाज ज़रूर रखना है। दूसरा आ जाते हैं रिलेशन। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो रिलेशन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बुलाना है बीवी बच्चे माँ बाप सास ससुर इन रिलेशन को तो इनका तो वीज़ा आराम से अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आप साथ में किसी कज़न को ऐड कर रहे हैं, साथ में आप अपनी बहन के बच्चों को ऐड कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं ज़ौज अल उख्त को, यानी अपने बहनोई को भी साथ में ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशंस की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग हीले बहाने भी तलाश करते हैं। मेरे पास कल की डेट में एक केस आया हुआ था। भाई साहब ने वीज़ा अप्लाई किया, कोई दूर के रिश्तेदार हैं और वहाँ पे जो रिलेशन डाल दिए वो डाल दिया है खाल और खाला, यानी उनकी खाला और उनके हस्बैंड। तो मैंने उनसे पूछा ये आप स्टैंप कैसे करवाएंगे, तो कहते हैं कि अप्रूव हो जाए तो फिर स्टैंप हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं बल्कि मैं कहूँगा ये ब्लंडर है। वीज़ा हो सकता है आपका अप्रूव भी हो जाए, लेकिन आपके मुल्क के अंदर वो स्टैंप कैसे होगा ये नामुमकिन है। इस वजह से अप्लाई करते हुए आपने कोई भी गलत बयानी नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है नेशनल एड्रेस। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप अल उन्वान डालते हैं। अब होता ये है कि आप रहते हैं जिद्दा में, तो आपने क्या किया, जब वीज़ा अप्लाई किया तो आपने जिद्दा डाल दिया। अब आपकी जो कंपनी है वो रियाद की है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपकी कंपनी के पास जाएगी तो वो रियाद से उसका उर्फ़ा तिजारिया करवाएंगे, तो आपने उसमें लिखा हुआ है जिद्दा, तो इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, बल्कि आपने अल उन्वान जो लिखना है वो आपने रियाद लिखना है जहाँ से चैम्बर होना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरा इकामा जो है वो लेबर का है, मेरा इकामा साए खास आमिल मंजली का है, तो क्या मेरा फैमिली का विजिट वीज़ा निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी इकामा होल्डर हैं जो वर्क वीज़ा पे मौजूद हैं वो अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुलवा सकते हैं, इवन कि वो साए खास आमिल मंजली या फिर लेबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी है, फैमिली विजिट वीज़ा सबको अलाउ है। उसके बाद एक और मसला जो रिजेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से वो होता है आपकी कंपनी का कफील का गुर्फा तिजारिया। हो सकता है आपके कफील का रिकॉर्ड गलत हो, आपकी जो कंपनी है उसका रिकॉर्ड गलत हो, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, जो कोई ऐसा इशू हो तो उस वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपकी कोई वायलेशन है, आप कोई फ़ाइन है, कोई ट्रैफिक फ़ाइन है या किसी भी किस्म का आप पे कोई जुर्माना लगा हुआ है, तो आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने कोशिश करनी
करनी है कि उसको पहले आपने पे कर देना है, क्योंकि यहाँ भी आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप पे किसी किस्म का कोई पेंडिंग फाइन पड़ा हुआ हो। अब आ जाते हैं कि आपके मुल्क के अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट हर रिलेशन के लिए अलहदा डॉक्यूमेंट होता है। मैं मिसाल देता हूं कि आपकी बीवी है तो उसके लिए निकाह फॉर्म मस्ट है, हर हाल में अटेस्टेड शुदा मुफा से वो अटेस्टेड होना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बे फार्म अटेस्टेड होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों का आईडी कार्ड बना हुआ है तो फिर एफआरसी साथ रखना ज़रूरी है। सिर्फ आईडी कार्ड के ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं होता, आपको साथ में एफआरसी अटेस्टेड करवा के लगाना पड़ती है। अगर कोई दूसरा रिलेशन है जैसे माँ बाप है या बहन भाई है तो उनके लिए एफआरसी साथ लगाना इंतहाई ज़रूरी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं और आप मुश्किलात का शिकार हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको डर है कि कहीं कोई गलती मिस्टेक ना हो जाए, तो ये सर्विस हम आपको देते हैं। वीज़ा अप्लाई से लेकर सऊदी अरेबिया में पहुंचने तक आपकी फैमिली की जितने भी मामलात हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी कंसल्टेंसी होती है, वो हम फराहम करते हैं। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप अपॉइंटमेंट में अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अपॉइंटमेंट के अंदर या वीज़ा अप्लाई करते हुए स्पेलिंग की मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक ही जगह पे यू डाल दिया, तब भी आपका वीज़ा नाकाबिले कबूल है। चाहे वो आपने अपॉइंटमेंट में किया, अपॉइंटमेंट में गलती हो गई तो फिर भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके उसका हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हुए एक स्पेलिंग की मिस्टेक कर गए तो आपका वीज़ा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। वो वीज़ा कहीं भी काबिले कबूल नहीं होगा, वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर ये होता है कि आपको उसी वक्त ताशीर ऑफिस के अंदर लॉन्च का पैकेज दे दिया जाता है, जिसमें 10-12 हज़ार रुपए पर पासपोर्ट आप एक्स्ट्रा फी पे करते हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर वीज़ा के अंदर मिस्टेक है तो वो वीज़ा आपका बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जो वीज़ा रिजेक्शन की एक और वजह होती है, वो बायोमेट्रिक होती है। 6 साल से कम उम्र बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं होती, 6 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनकी बायोमेट्रिक होती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घरेलू ख़वातीन होती हैं, घर के काम करना और उस वजह से या फिर एलर्जी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर उनके फिंगर टिप्स ख़राब हैं तो फिर जब आपने फिंगरप्रिंट के लिए जाना है तो कोशिश करना है कि 2-3 दिन ऐसे कामों से अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपके फिंगरप्रिंट मुतासिर हो। जब आप फिंगरप्रिंट लगा के चले जाते हैं तो उसके बाद एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट करती है कि फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है, दोबारा फिंगरप्रिंट फिर आपको लगाना पड़ते हैं। उसके बाद वीज़ा में जो आपको एक मसला आ जाता है कि आप गलत कॉन्सुलेट सेलेक्ट करते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, आपने वीज़ा स्टैंप करवाना है लाहौर से और आपने अप्लाई करते हुए उसमें कराची डाल दिया, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है। वीज़ा तो आपका स्टैंप हो जाता है लेकिन 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फ़ी आपको पे करना पड़ेगी अगर आपने वो वीज़ा सबमिट लाहौर या इस्लामाबाद में करवाना है, क्योंकि कॉन्सुलेट उस पर कराची लिखा हुआ है तो आपको फिर लॉन्च के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।